हमारा जो कॉलेज का टाइम, मुझे तो कुछ करना है। क्योंकि ब्लॉगिंग ऐसा एक फील्ड हो गया है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाई। 50 से 60 हज़ार रुपए महीने का जनरेट कर रहे हैं पार्ट टाइम। जीवन का उद्देश्य ही 75% अटेंडेंस हो गया है। हेलो ओमरिक्स फैमिली, स्वागत है आपका एक और नए इंस्पायरिंग एपिसोड में ओमरिक्स स्टूडियो पर। और हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सीखते ही नहीं बल्कि साथ ही साथ एक दूसरे को इंस्पायर भी करते हैं। और ऐसे ही आज की जो कहानी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंस्पायरिंग होने वाली है, क्योंकि एक बहुत ही रिलेटेबल कहानी होगी। क्यों? क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक बीटेक स्टूडेंट है, जिन्होंने स्टूडेंट होने के साथ ही साथ अपने आप को सिर्फ पढ़ाई के दायरे में बांध के नहीं रखा। जब लोगों को क्लासेस और एग्जामिनेशंस की टेंशन होती थी, तब उन्होंने अपनी ब्लॉगिंग से अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी स्टार्ट करी। और पढ़ाई के साथ ही साथ उन्होंने अब क्रिएट कर दिया notesdrive.com। notesdrive.com एक ऐसा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में हम अपने गेस्ट रोहित से काफ़ी सारी बातें करेंगे और इसको जानेंगे। और साथ ही साथ ये भी सीखेंगे कि एज अ स्टूडेंट पढ़ाई के दायरे के साथ साथ उन्होंने कैसे अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी की शुरुआत करी। तो ओमरिक्स फैमिली, हम लोग वेलकम करते हैं रोहित का। सो ओमरिक्स फैमिली, प्लीज वेलकम रोहित। थैंक यू सो मच। यस, मुझे इनवाइट करने के लिए ओमरेक्स स्टूडियो में आपके ज़रिए मुझे मौका मिला ओमरेक्स फैमिली से इंटरेक्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो रोहित, एक काम करते हैं कि थोड़ा सा स्टार्ट करने के लिए, थोड़ा सा आइस ब्रेक के लिए, थोड़ा सा मूड लाइट के लिए थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि हमारी जो ये एपिसोड है बहुत ही इंस्पायरिंग, बहुत ही रिलेटेबल होने वाला है स्टूडेंट्स के लिए। तो पहले थोड़ा सा वार्म अप करते हुए मैं चाहता हूँ कि एक रैपिड फायर हो जाए। रैपिड फायर में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जिसको आपको बिना सोचे हुए आपके मन में जो भी आंसर है आपको सीधे देने हैं, जो भी आपको रिलेट कर दो। ओके, रेडी। ठीक है, तो चाय या कॉफी? और कॉफ़ी? कॉफी, ओके। यू लाइक टू वर्क डे टाइम और द नाइट टाइम? और नाइट टाइम। नाइट टाइम, ओके। अगर आपको आपकी जो जर्नी रही है उसका आपको अगर वन वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो आप क्या करेंगे? आत्मविश्वास। आत्मविश्वास, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि कोई एक ऐसा, आप जब मोटिवेशन की आपको ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी पे चलते हैं तो काफ़ी हमको होता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे मन में आते हैं जिनके आंसर्स हमें नहीं मिल रहे होते हैं या हम लोग कहीं स्टक हो जाते हैं। तो कोई एक ऐसा मोटिवेशनल कोट जो आपको हमेशा इंस्पायर किया? निष्काम कर्म करें, कर्म फल की इच्छा ना करें। जी, बहुत ही अच्छा। तो ऑमरिक्स फैमिली, आपने देखा ना, ये हमारा एक बहुत ही लाइट एक रैपिड फायर राउंड था जिसमें कुछ क्वेश्चन खुले जिनमें हमने जाना है इनको नाइट टाइम में काम करना पसंद है और क्यों ना हो। जैसे मैंने आपको बताया कि बीटेक स्टूडेंट ये रहे हैं और मोस्ट ऑफ द बीटेक स्टूडेंट्स की कहानी यही रहती है। और उसी के साथ साथ इन्होंने हमको बताया निष्काम कर्म करें और फल की इच्छा ना करें, जो जो कि हमारे श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा गया है कि आप कर्म करते रहिए, कर्म की चिंता मत करिए। क्योंकि अगर आप अपने कर्म पे ध्यान देंगे और कर्म का क्या फल होने वाला है उस पर ध्यान नहीं देंगे तो आप अपनी चीज़ों को आगे तक ज़्यादा लेकर के जा सकते हैं। तो रोहित, चलिए शुरुआत करते हैं शुरू से। शुरू से जब मैं शुरुआत करने की बात कर रहा हूँ तो आपने ये जो ब्लॉगिंग से आपने ये एंटरप्रेन्योरशिप की अपनी जो जर्नी है वो स्टार्ट करी, तो ये पहला ख्याल कैसे आया? एक्चुअली जब लॉकडाउन लगा था उस टाइम पे मैंने मेरी जो 10th है वो कंप्लीट हुई थी। एंड उसके बाद हम 3 दोस्त थे गांव के ही, तो हम तीनों ने मिलके, एक्चुअली 3 नहीं थे, हम 5 दोस्त थे, पांचों ने मिलके एक डोमेन परचेज किया था। एंड एक वेबसाइट थी tekoju.com करके, उसकी हमने, थी नहीं, वो अभी भी है, लेकिन उस पर अभी कंटेंट ज़्यादा है नहीं, उस पर ट्रैफिक भी नहीं है। उसकी शुरुआत की हमने। 3 पार्टनर्स बाद में बचे, जो 5 थे उसमें से 2 किसी रीज़न की वजह से आउट हो गए। हम 3 लोग बचे। उस जो वेबसाइट थी उसे हमने ग्रो किया। 1 से 1.5 साल में हमने उससे 3 से 4 लाख रुपए अर्न किए थे उस टाइम पे। एंड उसके बाद जैसे हमारी 12th कंप्लीट होती है तो 2 फ्रेंड्स थे। एक तो हमारा, मेरा जो एक दोस्त था वो तो चला गया कोटा अपनी तैयारी करने के लिए, एंड दूसरा फ्रेंड वो अपने किसी काम में लग गया, एंड मैं यहाँ पे आ गया। तो उसकी वजह से एक कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाई, तो उस पर काम बंद हो गया। तो उसके बाद उसका ट्रैफिक डाउन होता चला गया। एंड उससे अभी जीरो अर्निंग होती है, उससे कुछ अर्निंग नहीं होती। लेकिन मुझे पता था कि ऐसे कुछ हो सकता है, तो इसलिए मैंने एक
नया डोमेन परचेज किया था जिसका नाम रखा मैंने notestrap.com। ये पहले एक सिंपल वेबसाइट रही आपकी, एंड कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया तो उतना मेरा फोकस नहीं था, मैं क्लासेस भी अटेंड करता था, एंड पार्ट टाइम में से मैंने थोड़ा सा टाइम दिया। हर साल कुछ नया करने की कोशिश की। इसे ई कॉमर्स बनाया। ई कॉमर्स बनाने के बाद इसे मल्टी वेंडर मार्केट प्लेस बनाया, जिसमें हम ही नहीं, बाकी जो लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं एंड टीचर्स हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटी मिले एक, जिससे वो अपने कंटेंट को पूरे इंडिया को शेयर कर पाए। तो इस तरीके से नोट्स ऐप को एक हमने मल्टी वेंडर मार्केट प्लेस बना दिया। अभी ट्रैफिक के लिए शुरुआत में इनिशियली ट्रैफिक कम था एंड वेंडर्स भी हमारे पास नहीं थे। तो उस टाइम पे हमने क्या किया कि जो वेबसाइट को तो हमें कंटेंट से भरना था, तो उसके लिए हमने खुद से कंटेंट बनाया। जो कुछ दोस्त वगैरह थे उनके साथ मिलके खुद से रिसर्च करके एंड हमने वेबसाइट पे कंटेंट अपलोड किया। एंड कुछ टाइम बाद वो ग्रो होना शुरू हुई, वहाँ पे ट्रैफिक आया एंड कुछ नए वेंडर्स हमारे साथ जुड़े, कई यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स जुड़े, कुछ स्कूल्स के टीचर्स जुड़े, कुछ स्टूडेंट्स जुड़े, उन्होंने अपना कंटेंट वेबसाइट पे शेयर करना शुरू किया। उस टाइम पे हमने 0% कमीशन रखा था, मतलब कोई भी हमारी वेबसाइट पे सेल करने के लिए आता है तो उसे कोई भी कमीशन हमें नहीं देना है। 0% कमीशन पर जो यूजर्स थे, जो हमारे टीचर्स थे, स्टूडेंट्स थे, जिन्हें अपना कंटेंट शेयर करना था एंड अर्न करना था, वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं एंड सेल करना शुरू करते हैं। एंड ये 1 साल तक हमने 0% कमीशन रखा। उसके बाद हमने थोड़ा सा कमीशन बढ़ाया, 10% 12% के करीब इतना कमीशन किया, एंड जो सेलर्स थे वो उन्होंने भी अर्न करना शुरू किया, एंड हमारी जो प्लेटफॉर्म है notestrap.com, उसने वो भी जो अर्निंग है वो अच्छा जनरेट करने लगी थी उस टाइम पे। तो इस पूरी जर्नी में फैमिली का सपोर्ट आपको कब मिला? कभी ऐसा सुनने को नहीं मिला कि 10th से आपने बताया, क्लास 10th 11th से आपने सारी चीज़ें शुरू करी, फिर बीटेक भी करने के लिए, ये नहीं मिला इन सब चीज़ों में क्या लगे हो, पहले पढ़ाई पे ध्यान दे दो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ। बाकी किसी के नहीं कह सकता मैं, लेकिन मेरे साथ कभी नहीं हुआ। लेकिन वो, आपकी टीम में और भी तो लोग थे, हाँ। तो ऐसा किसी के संग हुआ कभी आपको लगता हो कि हमारा कोई टीम मेंबर थोड़ा दिक्कत किस वजह से हो पा रही है? क्योंकि देखिए, पेरेंट्स को, जैसे जो पहले जो जनरेशन के पेरेंट्स थे, ऐसे काफ़ी लोगों कंजर्वेटिव भी कुछ पेरेंट्स हम्म। रहे हैं, वो इसलिए रहे हैं कि उनको ये लगता है कि बच्चा अगर पढ़ रहा है तो शायद पहले पढ़ ले, डिग्री कर ले, फिर उसके बाद वो अपने कमाई के लिए अपने एंटरप्रेन्योरशिप और उस जर्नी को करे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, वो ये सोचते हैं कि पहले मैं जॉब स्टार्ट कर दूं, फिर जॉब करते करते मैं सोचूंगा कि मुझे अपना खुद का एंटरप्रेन्योर कैसे बनूं, मैं इस एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी पे कैसे जाऊं। लेकिन आपने ये बोल्ड स्टेप लिया हम्म। क्लास 10th के टाइम, तो तब आपको कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस आए हो या कुछ ऐसा रेजिस्टेंस रहा कि पूरा सपोर्ट रहा क्लास 10th कि हाँ बेटा तुम्हें जो करना है वो करो, बढ़िया है? नहीं, मेरी फैमिली की तरफ से ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं था। वो इसलिए क्योंकि इससे पहले मैं जो आर्डिनो बेस्ड प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं वो मैंने स्कूल वगैरह में बनाए थे। वहाँ पे साइंस एग्जीबिशन वगैरह होते थे, तो वहाँ पे मैंने हर बार फर्स्ट आया था। जितनी बार एग्जीबिशन हुआ वहाँ पे मैं फर्स्ट, तो उसकी वजह से मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती थी। वो कहते हैं ना, जैसे पिता छत होता है। हम्म। तो मैंने एक लाइन सुनी थी कहीं पे, शायद किसी यूट्यूब वीडियो में मैंने सुनी थी, कोई एक यूट्यूबर है उसने बोली थी कि पिता है तो जीवन के सारे सारे खिलौने खिलौने अपने अपने, हैं। हाँ यही लाइन। जी। तो उसमें, तो वही चीज़ मुझे अपने ऊपर लगती है, क्योंकि मेरे पास जो भी पहला कंप्यूटर था वो भी एक खिलौना ही है ज़िंदगी का। तो वो भी मेरे पिता की बदौलत है मेरे पास, एंड वो अभी तक मैंने संभाल के रखा है। हालांकि वो उसमें उतना अच्छा प्रोसेसर वगैरह कुछ नहीं था, लेकिन मेरे पास अभी वो सेफ है। मेरी भी ऐसी कुछ कहानी रही है। इनफैक्ट यहाँ पे सुन रही है हमारी ऑमलेट फैमिली में भी बहुत से लोग होंगे जिनका वो पहला लैपटॉप या पहला कंप्यूटर बहुत ही यादगार रहता है। तो वो मुझे भी मिला था, एक बर्थडे गिफ्ट के तौर पे मिला था मुझे। वो हम्म। कॉम्पैक्ट कंप्यूटर था, मुझे आज भी याद है। सुबह मैं जिद कर रहा था कि आज मेरा बर्थडे है, आज तो मेरे को ये डेस्कटॉप चाहिए, और दोपहर तक शाम तक वो मेरे घर पे था। तो वो यादें हैं, वो जुड़ती हैं, फिर हम लोग सीखे, उसमें आगे बढ़े, तो कंप्यूटर से और सारी चीज़ों को जान के समझ के उसमें इंटरेस्ट मिलता है, चीज़ें होती हैं। तो कभी रिश्तेदारों की तरफ से कभी कोई दिक्कतें आई हैं? नहीं। नहीं। तो मतलब आपका ये तो बढ़िया रहा, हम्म। फैमिली से बढ़िया सपोर्ट रहा।
रिलेटिव से बढ़िया सपोर्ट रहा। और आपके फ्रेंड्स थे, आपने शुरुआत में बताया 5 लोगों की टीम थी, 2 लोग अपने किसी रीजन की वजह से हट गए, तो बाकी 3 लोगों ने मिलकर के इस चीज़ को आगे बढ़ाया। और जब आप जाते थे कि एक जो फीलिंग आई होगी आपको, जो सबसे पहला आपका जब रेवेन्यू जनरेट हुआ, तो वो फीलिंग कैसी थी? ऑर्डिनो वाले प्रोजेक्ट्स में फर्स्ट आने वाली फीलिंग जैसी थी या उससे अलग हटके फीलिंग थी? उससे थोड़ा अलग हटके थी। वो इसलिए क्योंकि मैं गांव से हूँ। वहाँ पे किसी को नहीं पता ब्लॉगिंग क्या होती है, किसी को नहीं पता एडसेंस क्या होता है। अभी आके थोड़ी नॉलेज आई है, लेकिन आज से कुछ साल पहले टेक्नोलॉजी आज हम देखें तो बहुत जल्दी ग्रोथ कर रही है ना? मैं फ्री। चाहता हूँ कि आप हाँ। हमारी ऑमरिक्स फैमिली को भी थोड़ा सा एक समराइज वे में बता दीजिए, ब्लॉगिंग क्या थी, कैसे करते हैं, और मतलब ब्लॉगिंग होती क्या है। ब्लॉगिंग अपने जो थॉट्स हैं, आइडियाज़ हैं, उन्हें आप एक वेबसाइट के थ्रू इंटरनेट पे अपलोड करते हैं। जैसे कोई कंटेंट हो गया, आपको न्यूज़ न्यूज़ की ब्लॉगिंग करनी है, जैसे न्यूज़ का कंटेंट है तो वो एक न्यूज़ वेबसाइट होगी। एंड आप किसी प्रोडक्ट का रिव्यू करते हैं, तो वो भी आपका एक तरीके का व्लॉग हो गया। तो उसे अगर कोई गूगल पे कुछ भी सर्च करता है, तो बहुत सारी वेबसाइट्स हमारे सामने आ जाती हैं, है ना? तो उसमें से मोस्टली जो ब्लॉगिंग वेबसाइट्स होती हैं, एंड वहाँ से अर्निंग कैसे होती है? एड्स के थ्रू होती है। आप गूगल से मोनेटाइज कर सकते हैं, जो गूगल एडसेंस है वहाँ से मोनेटाइज कर सकते हैं, एंड वहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो ये जो आपने पहली वेबसाइट क्रिएट करी थी, वो किस प्लेटफॉर्म के थ्रू करी थी? हाँ, जो पहली वेबसाइट थी सबसे पहले, हाँ, जितने भी स्टार्टअप्स हैं या कोई नया ग्रोथ करना चाहता है, तो सबसे पहली जो इशू रहता है वो रहता है फाइनेंस। बिल्कुल। क्योंकि कोई नहीं चाहता कि स्टार्ट किसी के पास इतना नहीं होता कि स्टार्टिंग में 10-20 हज़ार लगा दे। पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल। है ना? तो इसकी जो हमारी पहली वेबसाइट थी टेकोजी.com, उसकी शुरुआत हुई थी ब्लॉगर से, जो गूगल का ही एक प्लेटफॉर्म है। अच्छा। हाँ, उसमें आपको ना तो कोई होस्टिंग की ज़रूरत है, ना किसी की ज़रूरत है। एक डोमेन परचेज़ कीजिए, अकाउंट आपके पास जीमेल आईडी है, उससे ब्लॉगर की जो ब्लॉग स्पॉट है वहाँ पे जाइए, अकाउंट क्रिएट कीजिए, सिंपली पोस्ट कीजिए वहाँ से। तो वहाँ से। लेकिन उसके भी कुछ रूल्स रहते हैं, मतलब हाँ। कि जब आप उसमें पोस्ट करते हैं तो कुछ एक उसके रूल्स रहते हैं, कुछ कॉपीराइट वगैरह के, और जो प्लेगरिज्म हुँ। वगैरह रहता है। मैं चाहता हूँ वो भी थोड़ा आप ऑडियंस को बताइए, कि अगर जो हमारी ऑमलेट्स फैमिली जो हमारी ये देख रही है, हमारा ये पॉडकास्ट या एपिसोड देख रही है, तो वो अगर आपकी बात सुने और वो आज ही अगर कोई ब्लॉगिंग शुरू करें, तो उनको किन कुछ बातों का जो ध्यान की मेजर फैक्टर्स है जिनका ध्यान रखना ज़रूरी है, प्लीज़ आप वो शेयर करिए। अब ब्लॉगिंग के लिए तो मैं पहली बात तो ऑडियंस को जाने के लिए नहीं बोलूँगा। इंडायरेक्ट मतलब जा सकते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा। क्योंकि ब्लॉगिंग एक ऐसा फील्ड हो गया है कि लोग जो आजकल जो कंटेंट सर्च करते हैं, वो मोस्टली यूट्यूब पे सर्च करते हैं। एंड किसी टाइम पे गूगल एडसेंस अच्छी अर्निंग देता था, लेकिन अभी के टाइम पे क्या है कि जो टेक्नोलॉजी बेस्ड निश 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 वगैरह हैं, वहाँ पे तो अच्छा रेवेन्यू देता है, लेकिन आपकी बहुत सारा कंटेंट ऐसा है वहाँ पे गूगल बहुत कम अर्निंग देता है। इनफैक्ट 0.01 सीपी से भी आपको कम जो डॉलर हैं वो मिलते हैं। तो इसलिए मैं किसी को सजेस्ट नहीं करना चाहूँ कि आप ब्लॉगिंग के लिए जाएँ। वहाँ पे रेवेन्यू आपको बहुत ही कम मिलता है। इसीलिए हमने जो नोट्सऐप.com है उसे मल्टी वेंडर बनाया, एंड ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म है वो एक। वो एक ब्लॉगिंग चैनल नहीं है, ब्लॉगिंग हम टेकोजो पे शुरू कर चुके थे, एंड जो आगे हम बड़े ग्रोथ किए हैं वो हमने टेकोजो के बाद ही की है। उससे हमने बहुत कुछ सीखा है। सबसे पहले ब्लॉगर पे आए, जब उससे अर्निंग होने लग गई, उसके बाद हमने एक होस्टिंग परचेज़ की, एंड उसके तब हम वर्डप्रेस पे शिफ्ट हुए। वर्डप्रेस पे हमें और आज़ादी मिली वेबसाइट को डेवलप करने की, उसे अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करने की। तो उसके बाद हम उस वेबसाइट को अच्छे से कस्टमाइज़ कर पाए। आज की डेट में अभी जो टेकोजी.com है उस पे तो हमारा उतना ट्रैफ़िक है नहीं, एंड उससे सिर्फ़ हमने हमारी जो फर्स्ट वेबसाइट थी वो टेकोजी.com थी, उसे हमने रन किया, एंड वो आज लाइव है। बस वो लाइव है। उसे मैं उसे हम जैसे तैसे चला बस उसे लाइव रखा है, लेकिन उससे कोई रेवेन्यू नहीं आता। लेकिन जो नोट्सऐप.com है वो सिर्फ गूगल एड्स तक सीमित नहीं है। हमारा जो इनकम का सोर्स है वो एक ई कॉमर्स है। आप चाहें तो ई कॉमर्स अपने खुद के प्लेटफॉर्म डेवलप कर सकते हैं, एंड आपको आज मीशो मीशो पे सेल करने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। एंड आपको क्योंकि वहाँ पे बिना जीएसटी के सेल कर सकते हैं। एंड आपका फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, तो वहाँ पे भी आप अच्छी सेल कर सकते हैं। लेकिन मैं मतलब कि मेरे मन में एक ही सवाल आ रहा था, इतनी बार रेवेन्यू की बातें हुई हैं,
तो रेवेन्यू के पे तो हम आएंगे बाद में, लेकिन एक और चीज, हम्म। बीटेक स्टूडेंट, रेगुलर कोर्स, हम्म। सुबह से शाम तक की क्लासेस, मैनेज कैसे किया आपने ये दोनों चीजों को एक साथ? मैनेज करने के लिए एक्चुअली पहले जो मैंने शुरुआत तो पार्ट टाइम से ही की है। जैसे हमारा जो कॉलेज का टाइमिंग रहता है मोस्टली 8 बजे से 2 बजे तक, कभी कभी कभार 4 बजे तक। तो उसमें कंटेंट अपलोड करना होता है, वो कॉलेज के बाद आके हम अपलोड कर किया करते थे, जिससे कि जो वेबसाइट है वो अपडेटेड रहे। एंड हमें कुछ नया भी करना होता है जिससे कि हम पीछे ना रह जाए। हो सकता है कि हम एक ही निश पे काम कर रहे हैं तो वो कभी पीछे चली जाए, तो ग्रोथ ही ना कर पाए हम। ऐसा भी हो सकता है ना। तो उसे भी लाइव रखना ज़रूरी है, कुछ नया करते रहे। तो उसे मैनेज करने के लिए सबसे पहले मैंने पार्ट टाइम शुरू किया, एंड अभी भी पार्ट टाइम ही है क्योंकि अभी जो मेरी डिग्री है वो कंप्लीट नहीं हुई है। मैनेज तो कर ये पार्ट टाइम काम हाँ। करते करते कितना रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं आप? अ, अभी क्योंकि मेरा ये स्टार्टअप है, अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ा बिजनेस है। एक स्टार्टअप है तो उसके अकॉर्डिंग अभी का जो नेट सेल होती है हमारी, वो 50 से 60 हज़ार होती है, जो सेल्स है। पर जो मंथ? हाँ, बाकी जो गूगल एडसेंस का रेवेन्यू वो हमारा अलग है, वहाँ पे हम 100 से 200 300 डॉलर जनरेट कर लेते हैं। ये रियलिटी है, ऐसे नहीं कि मैं अलग अलग डेटा बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमने इतने डॉलर बना लिए, इतने डॉलर बना लिए। तो वो चीज़ मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ। क्योंकि ये ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया, ये एक स्टार्टअप है, उसके अकॉर्डिंग मैं चला रहा हूँ। आगे जाके क्या होगा ये मुझे नहीं पता। जी बिल्कुल। सो ऑमरिक्स फैमिली में भी आपको एक बात ही बता दूं, जैसे कि आपने देखा होगा, सीखा होगा कि बस एक लैपटॉप था हाथ में, एक जुनून था सिर में, और एक वो होता है ना कि मुझे तो कुछ करना है, पढ़ाई भी करनी है, पढ़ाई के साथ साथ मुझे अपने आप को कहीं तो कुछ तो साबित करना है, और अपनी उस सोच को हकीकत में बदलते हुए अपना जो आप करने जा रहे हैं उसके लिए किया, उन्होंने प्रयास किया। और ये जो जर्नी रही है ना इनकी, रेवेन्यू जनरेट, ठीक है, अभी अगर 50 से 60 हज़ार रुपये महीने का जनरेट कर रहे हैं पार्ट टाइम, नॉर्मली अगर काम करते हुए, थोड़ा बहुत सीख के उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाते हुए, और तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही अच्छी स्टार्ट है, ये एक बहुत ही अच्छा स्टार्ट है अपने स्टार्टअप के लिए। तो मैं चाहता हूँ अमरिक्स फैमिली कि अभी तक आपने, जैसा भी आपने ये पॉडकास्ट देखा, उसमें आपको जो भी इंटरेस्टिंग लग रहा है वो आप कमेंट्स में लिख करके बताइए, और साथ ही साथ आपके मन में क्या एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी का आइडिया है वो भी कमेंट पे लिख करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ रोहित, यस। हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ये जानना चाहेंगे कि जो एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म रहता हम्म। है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में क्या चीज़ ज़रूरी है? मतलब अगर हम कंपेयर करें ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, एक अमेजोन भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, फ्लिपकार्ट भी है, मीशो भी है, ठीक है, आपका नोट्स ड्राइव है, नोट्स ड्राइव में अलग क्या है? नोट्स रैम में अलग ये है कि हमने जो इसकी शुरुआत की थी उसका हमारा इंटेंशन ये है कि जो हमारे इंडिया के जितने भी टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उन्हें एक प्लेटफॉर्म पे लाना, जिससे क्या है कि वो अपनी कंटेंट को शेयर कर पाएँ। ठीक। बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स हैं, उनकी प्रिपरेशन करने के लिए कोई टीचर है वो मेहनत कर रहा है, उसने कुछ ऐसा चीट शीट्स बनाई या क्वेश्चन बैंक बनाई जो वो लोगों को पहुंचाना चाहता है, एंड उसने मेहनत की तो उसे भी चाहिए कि वो कुछ रेवेन्यू जनरेट करे। तो उसके लिए हम उसे एक प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ पे आके वो अपने कंटेंट को शेयर कर सकता ओके। है ना। एंड हम हमारे इस प्लेटफॉर्म पे 5 हज़ार यूजर्स हैं, वो पर डे आते हैं अभी के टाइम पे। आगे हम ग्रोथ करें तो आगे क्या डेटा होगा वो हमें नहीं पता। अभी अभी के टाइम पे 5 हज़ार यूजर्स आते हैं पर डे, एंड महीने के 1-1.5 लाख के करीब हम मान सकते हैं जो यूजर्स हमारी वेबसाइट पे विजिट करते हैं। तो वो यूजर्स को डेटा वो चाहिए, जो जो भी कंटेंट चाहिए वो सर्च कर सकते हैं एंड उसे परचेज कर सकते हैं। एंड जो भी कंटेंट वो परचेज करेंगे, उसका जो भी अमाउंट होगा उसका 86% जाता है डायरेक्ट सेलर को जिसने वो नोट्स अपलोड किए। ऐसा नहीं है उसे एक बार इनकम मिलेगी, वो लाइफ टाइम हो गया, जब तक उसके जो कंटेंट है वो वेबसाइट पे है, जो लोग परचेज कर रहे हैं वो सेंडिंग होती रहेगी। एंड ये एक डिजिटल प्रोडक्ट है, ये कभी खत्म होगा ही नहीं। ऐसा तो नहीं है कि इसके स्टॉक आउट हो जाएंगे आपके पास, तो आपको एक बार सिर्फ अपलोड करने उसके बाद आप अर्निंग करते रहेंगे। तो आपके जो नोट्स होते हैं ये कैसे नोट्स होते हैं? हैंड रिटन नोट्स होते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स होते हैं? क्योंकि क्या है कि मान लीजिए, सपोज करिए मैं सेलर हूँ, मतलब कि हाँ। मैं एक फैकल्टी, एक टीचर हूँ,
ठीक है, और मेरे को ये अपने आपके notesrec.com पे मुझे ऑन बोर्ड होना है। हम्म। मैंने नोट्स उठा लिए किसी और एकेडमी के, हम्म। किसी और इंस्टीट्यूट के, और वो मैंने आपके प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर दिए, और हम्म। किसी ने अगर वो खरीदे तो उसका प्रॉफिट हो रहा हम्म। है, लेकिन तो उसका रेवेन्यू मुझे मिलेगा, या तो फिर ये थोड़ा आप, क्योंकि ये थोड़े कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंस्टीट्यूट ये क्लेम करिए नोट्स तो हमारे हैं, वो क्यों बेच रहा है, उसके लिए आप कैसे मैनेज करते हाँ, आपने सही कहा, इसलिए ये कॉपीराइटेड कंटेंट है, इसे हम अपने प्लेटफॉर्म पे अलाउ ही नहीं करते। आप ये चाहें कि आप किसी की और के कंटेंट को उठा के हमारे प्लेटफॉर्म पे सेल कर दें, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप जो कंटेंट अपलोड करेंगे उससे पहले हम रिव्यू करते हैं वेबसाइट पे, जो लिस्टिंग होने से पहले, पब्लिश होने से पहले हम उसे रिव्यू करते हैं। उसे क्रॉस चेक किया जाता है कि ओरिजिनली आपका कंटेंट है या कहीं से आपने उठाया हुआ है, राइट। तो उसके बाद एक बार पूरा आइडेंटिफाई करने के बाद हम आपके जो जो भी कंटेंट है उसे पब्लिश करते हैं, एंड आपके जो कंटेंट है वो लाइव हो जाता है हैं? वेबसाइट पे। और कितना टाइम लगता है रिव्यू करने में? आप अपलोड करेंगे तो 12 घंटे में आपके नोट्स है वो लाइव हो जाएंगे। अच्छा, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मतलब मैं notesrec.com पे आता हूँ, हाँ। मैंने अपना एक बस साइन अप करना होगा, हम्म। अकाउंट क्रिएट करना है, और हम्म। फिर उसके बाद कंटेंट अपलोड ऑप्शन में जाके मुझे कंटेंट अपलोड कर देना है, हाँ। जैसे जैसे कि हम लोग नॉर्मल किसी सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं वैसे ही। हाँ, सिंपली उसी तरीके से करना है। आप अपना प्राइस जो भी सेट करना चाहते हैं वो प्राइस रख सकते हैं। आप जो भी, अगर हाँ, एक सजेशन यूजर्स के लिए है कि वो एसईओ पे फोकस करें। जो गूगल पे यूजर्स हैं, जो सर्च करते हैं ना, उस कीवर्ड्स को अपने जो डिस्क्रिप्शन है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है प्रोडक्ट का, वहाँ पे यूज़ करें। जिससे क्या है, आपकी सेल्स अच्छी आए। सेल्स अच्छी आएंगी तो आप चाहे मैं ये नहीं कहूँगा आप फुल टाइम करें, आप पार्ट टाइम के लिए अपलोड कर सकते हैं, उससे अर्न कर सकते हैं। जी, क्योंकि ऐसा सिर्फ फैकल्टी या उनकी ही बात नहीं है कि कोई टीचर ही करे, ऐसा होता है कि बहुत सी क्लासेस में एक दो बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अपने नोट्स बहुत ही प्रॉपर बनाते हैं, हम्म। है ना? वो अपने हैंड रिटन नोट्स बहुत ही प्रॉपर बनाते हैं, उनके नोट्स काफी अच्छे होते हैं, और उनके नोट्स से पूरा का पूरा बैच पास हो जाता है हाँ बस वही हाँ नोट्स पढ़ करके, हाँ। है ना? क्योंकि वो हमारे टाइम पे भी ये चीजें हुई हैं, और ये डेफिनेटली आपके टाइम पे भी ये चीजें जरूर हो रही हो, क्योंकि हम्म। किसी एक के नोट्स पूरे ग्रुप में सर्कुलेट हो रहे हैं, तो वो बच्चा भी चाहे तो अपने वो नोट्स को वहां पे अपलोड करके उसकी अर्निंग कर सकता हाँ, बिल्कुल कर सकता है। है और ना? इसीलिए हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया है कि कोई किसी भी तरह का कंटेंट तैयार करता है जो एजुकेशन रिलेटेड है। मैं नोट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। कोई क्वेश्चन बैंक होगी जो आपके गेट के एग्जाम में प्रिपरेशन के लिए हेल्प करती है ना। कोई एक टीचर है, अच्छा प्रोफेसर है, वो रिसर्च करता है कि कौन से रिसर्च क्वेश्चन। पेपर भी हो सकता है किसी का। हाँ, कुछ भी, जो भी आप ई लर्निंग से मटेरियल, जो जिस कोई सा भी मटेरियल है, आप उसे हमारे प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं। तो मतलब कोविड टाइम पे जब ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई थी, हाँ। क्या ये आइडिया वहीं से आया? हाँ, उसी टाइम पे हम, एक्चुअली ह्यूमन माइंड तो ऐसा ही है, वो कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है। तो ये बस एक एक्सपेरिमेंट था। लेकिन हाँ, अभी मैं ये कह सकता हूँ कि ये सक्सेसफुल है, एंड आगे जाके इसकी ग्रोथ हो सकती है। एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको हर जगह के नोट्स मिल सकते हैं, हम्म। मतलब नॉट ओनली नोट्स, जैसे कि मान लीजिए आजकल इतने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि ऑनलाइन लर्निंग और ऑफलाइन क्लासेस दोनों चला रहे हैं, हम्म। और हम्म। उनके अपने पर्टिकुलर एप्स होते हैं कि हम्म। वहाँ के उन पर्टिकुलर एप्स के थ्रू वो लोग अपनी नोट्स को डाउनलोड कर लेते हैं। हाँ। तो उसमें क्या है कि उनका, और ये जो आपने प्लेटफॉर्म बनाया है, इसमें मल्टीपल जो इंस्टीट्यूट्स हैं, वो मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स आपकी ही वेबसाइट पे आ जाए, आपकी ही वेबसाइट में आकर के वहीं पे अपने वो प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर दें, तो इससे उनका काफ़ी फायदा हो जाएगा, उनके काफ़ी ज़्यादा उनकी अपना उनको इन्वेंट्री उन्हें मैनेज ही नहीं करनी पड़ेगी, वो हम सारी बिल्कुल। चीज़ें आप मैनेज करेंगे, उनके लिए तो आपने फिर सारा का सारा काम आसान कर दिया। हाँ। और रही बात कॉपीराइट्स की, तो वो कॉपीराइट्स से रहेगा, तो ये भी नहीं होगा कि एक इंस्टीट्यूट या दूसरे इंस्टीट्यूट का डेटा जो है वो मर्ज हो या मिक्सअप हो, और स्टूडेंट्स के लिए फायदा रहेगा कि वो दोनों जगह की कंटेंट एक जगह ले सकता है। हाँ, उसे जो परचेस करते टाइम उसे आसानी होगी। जो कंटेंट चूज करेगा तो उसे आसानी रहेगी कि मुझे ये कंटेंट चाहिए, ये कंटेंट चाहिए, तो उसके लिए भी आसानी है। एंड इंस्टीट्यूट से लेकिन उनके। हाँ। एक एक बात और, जो कुछ स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं उनका तो चलो हमें पता होता है कैसे है, हम शॉप पे गए, हमने एक बार खोल के देखा बुक, हमने सैम्पल पेपर्स खोल करके देखे, उन्हें समझा कि हाँ ये हमारी लाइक है, मैं इनसे कनेक्ट कर पा रहा हूँ, तो मैंने उसे परचेज कर ली। और जब ऑनलाइन की बात आती है, नोट्स की बात आती है, अगर मेरे को कोई नोट्स रिव्यू करने हैं, तो वो फ्री में है कि मैं पहले एक बार फ्री में पूरे नोट्स रिव्यू कर लूँ, या मुझे खरीदना ही पड़ेगा तभी मैं नोट्स ओपन कर पाऊँ? उसके जो नोट्स होते हैं उसके कुछ पेजेस, स्टार्टिंग के कुछ पेजेस को हम
वेबसाइट पे एक डेमो डेमो पेज, जो डेमो पीडीएफ है उसका ऑप्शन लगाते हैं। डिजिटल नोट्स की बात हो रही है, हालांकि हम प्रिंटेड नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि अच्छा अच्छा। हाँ ऑल ओवर इंडिया हम डिलीवर करते हैं उन्हें। एंड ये अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं डिजिटल नोट्स के लिए, मतलब पीडीएफ के लिए। तो उसके जो स्टार्टिंग के 5 से 10 पेजेस हैं, उन्हें हम एज अ डेमो डालते हैं। तो कोई भी जो भी यूजर्स है परचेस करना चाहता है उस पर क्लिक कर सकता है, एंड वहाँ पे जो स्टार्टिंग के नोट्स के पेजेस है उन्हें चेक कर सकता है। एंड जो भी उसके अंदर टॉपिक कवर है, वो सभी टॉपिक्स हमारे जो वेंडर्स हैं उनको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि वो उनके जो प्रोडक्ट्स का डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे मेंशन करें, जैसे यूजर्स को पता लग सके कि ये जो टॉपिक्स हैं वो हमें इन नोट्स के अंदर कवर किए हुए मिलेंगे। तो इस तरीके से हम ये चीज़ मैनेज करते हैं। ओके, सो इट मीन्स लाइक कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे सारे नोट्स को आप क्यूरेट कर रहे हैं। बट नोट्स मेरे मुंह से ज़्यादा इसलिए निकल रहा हूँ कि आपने उसका डोमेन नेम ही आपने उस तरीके से लिया हम्म। हुआ है वेबसाइट का, इट्स notesdrive.com। सो इट्स लाइक रियली मतलब एक बहुत ही आइडिया, बहुत ही ड्राइविंग है, अच्छा है काफ़ी। क्योंकि क्या होता है ना, वो स्टार्टअप मैंने देखा है यूजुअली ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं जो किसी एक सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप किसी सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो उस स्टार्टअप का आगे ग्रो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट अगर आप किसी जेन्युइन सोशल प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, सो दैट पर्टिकुलर स्टार्टअप इज डेफिनेटली गोइंग टू ग्रो। सो ऑमरिक्स फैमिली, अभी भी जो भी आपके मन में जितने भी आपके नए नए थॉट्स आ रहे हैं जो आप स्टार्टअप से रिलेटेड आप उसको करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उस चीज़ को आपका कौन सी वो स्टार्टअप जर्नी को लेकर के आप आगे बढ़ें, वो क्या आइडिया है जिसे आप बिजनेस बनाना चाहते हैं, वो क्या आइडिया है जिससे आप सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, प्लीज कमेंट इट आउट ऑन अ वीडियो। सो ऑमरिक्स फैमिली, अभी तक आपने जाना कि एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी हमारे रोहित की कैसी रही। और साथ ही साथ चलो रोहित, अब हम लोग थोड़ा ये जानते हैं कि आपका होम टाउन कहाँ है। मैं बेसिकली फतेहाबाद, जो आगरा के अंदर एक तहसील है, उसी के गांव कृपालपुरा से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, तो आगरा की आपकी कोई ऐसी मेमोरीज हैं जो लगता है कि भाई ये चीज़ तो हमें आगरा में ही मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। भाई दुनिया को पता है ताजमहल वही है। भाई ताजमहल तो वही है, आपको ताजमहल ताजमहल के लिए आपके व्यूज क्या है। मैंने तो नहीं देखा है, तो नहीं मैंने देखा है। बाहर से तो बचपन से देखते आए हैं, लेकिन उसके अंदर अभी तक नहीं गया अंदर आप अभी तक आपने उसको कभी एक्सप्लोर नहीं किया, मैं। मतलब नहीं, आप वहीं पे बॉर्न एंड बॉटअप आप उसके जहाँ पे। बॉर्डर से आ गए हैं, हम्म। एकदम साइड से, मतलब 100 मीटर की दूरी से हम्म। आते जाते रहते हैं। याद नहीं है कितनी बार आ चुके हैं, बट उसके अंदर मैं अभी तक नहीं गया ऑनेस्टली। तो ताजमहल किसने बनवाया था। शाहजहां ने, ये तो पता है। आप इसीलिए नहीं जाते वहां पे। नहीं, ऐसा नहीं है। फिर। ऐसा होता है ना, जैसे आप किसी जगह पे आप जहाँ पे रहने वाले हैं, जहाँ के घर रहने की वाले हैं, मुर्गी दाल बराबर। हाँ, तो ऐसा लगता है कभी भी चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम्म। इस वजह से गए नहीं है। मन करता है चले जाए, लेकिन अभी तक गए ही नहीं अभी तक। अब थोड़ा आगे। सा अब हाँ, आपकी अब तो आपकी लेकिन अर्निंग हाँ, भी होगी। हमारे हमारे साइड एक वो बटेश्वर करके है, हाँ। बटेश्वर नाथ, जहाँ पे कहा जाता है कि 108 जो शिवालय हैं, 108 शिवालय, उनकी एक श्रृंखला है, जो हमारे आगरा जिले में ही पड़ता है। तो वहाँ पे हम जाते रहते हैं, वहाँ पे हम बहुत गए हैं। वहाँ पे बहुत गए। हाँ। और आपका जैसे बचपन कैसे रहा, मैंने मुझे जहाँ तक पता है हम्म। आपने मेरे को पहले बताया था कि आप कभी शॉर्ट फिल्म वगैरह भी आप लोग कभी वो शूट वगैरह करते थे, हम्म। तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहता था आपका शॉर्ट फिल्म शॉर्ट शूट करने। फिल्म शॉर्ट फिल्म का इसकी बहुत एक अच्छी कहानी है। तो उसमें मुझे अपनी जो लोकल लैंग्वेज है, ब्रजभाषा, और एक्चुअली हम मथुरा के पास, तो हमारे जो आगरा है वहाँ पे ब्रजभाषा यूज की जाती है, तो वो थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा। मैं एक हाँ हाँ, बिल्कुल 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 छोटी बिल्कुल। सी कहानी वो बताने जा रहा हूँ। तो हम, मतलब हमारी एज ज़्यादा नहीं थी, शायद 6 या 7th क्लास में था मैं उस टाइम पे। तो एक हमने फिल्म, छोटी सी, पता नहीं फिल्म कहेंगे कोई वीडियो वगैरह, मैं शौक। कछू कह लो। हाँ, कछू कह लो। शौक था हमें कि बनाते हैं, यूट्यूब पे डालेंगे बस कोई। हम्म। हाँ, तो बनाने के लिए एक बाग था। जी। हाँ, उसमें आम वगैरह का बाग था, तो हमने एक एक वीडियो, वीएफएक्स वगैरह उस टाइम पे आता नहीं था मुझे, अब तो खैर आता है, तो उस टाइम पे नहीं आता था। तो एक शॉट था, जैसे हमें पेड़ से छलांग लगाते हुए दिखाना था। जी। ठीक है, तो पूरी वीडियो हमने थोड़ी बहुत शूट कर ली कहीं और से। तो दीवार से छलांग लगा के बाग में कूदना था। दीवार हमने कहीं और से शूट कर ली कि दीवार से चढ़ गए, वहां से कूदने का सीन हमने फिर
एक बाग में जाके शूट किया। तो कूदने के लिए दीवार से कूदते हुए हमें बाग में दिखाना था, तो उसके लिए हमने एक साइकिल पे 3 लड़कों को कूदना था। पहला लड़का कूदा सेफली, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा लड़का जैसे साइकिल साइकिल को जो पूरे गांव जो कैरियर होता है, पीछे गांव वाली साइकिल देखे होंगे, बड़ा सा कैरियर होता है, उसमें चढ़ गया, कूदा, तो ऐसे गिरा से, तो और यहाँ से जो हड्डी है उसकी, ये हाथ ऐसे पीछे की साइड मुड़ गया, इस जगह से, यहाँ से नहीं, यहाँ से। वो कहता है टूट गौरी। तो साथ का एक लड़का, साथ में एक लड़का था जयप्रकाश करके। जी जी। तो हाँ, तो वो कहता है कहियो मम्मी कसम तो हाथ टूट गो। मतलब यहाँ से हाथ पीछे, फिर भी उससे पूछ रहे कि तेरा हाथ टूटे। तो उसके इस इंसिडेंट के बाद शायद 2 से 3 साल तक हमने ऐसे कोई वीडियो बनाया नहीं था, और फिर से बना रहे हैं। अब फिर से शुरू कर हाँ, दिया तो है। वही दोस्त है जिसका हाथ टूटा था, उसका एक यूट्यूब चैनल है दावयंग करके। अभी खैर उनके उतने सब्सक्राइबर्स नहीं है, लेकिन वो बना रहे हैं वीडियो। लेकिन उस तरीके की वीडियो अभी तक अब बनाने से डरते हैं। उसका यहाँ से हाथ टूट गया था पीछे। तो अब तो वीएफएक्स आपको लगता है इसीलिए सीखना हाँ, अब पड़ता है। वीएफएक्स वगैरह आते हैं। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, उनके लिए वीएफएक्स वगैरह किया है। अभी टाइम नहीं मिलता क्योंकि मैं अपने स्टार्टअप में लगा हुआ हूँ, लेकिन मैंने वीएफएक्स वगैरह किए हैं। तो फिर आगे का विजन क्या है? किस फील्ड में? आगे का विजन आप अपने आप को आज से 10 साल बाद आप मतलब कैसा देखते हो? क्या देखना चाहते हो? अभी की कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं चाहता हूँ कि जो मेरा जो वेबसाइट है उसे मैंने एज अ कंपनी तो बना चुके हैं, उसे नोट्स ऐप ऑफिस प्राइवेट लिमिटेड नाम से उसे रजिस्टर कर दिया हमने। तो अभी उस हमारा विजन है कि उसे एक अच्छी कंपनी बनाए, जहाँ पे हम लोगों को अच्छी जॉब्स प्रोवाइड कर सकें एंड एक अच्छा प्लेटफॉर्म उसे जनरेट कर सकें। तो अभी के लिए हम उसे कंपनी बनाना चाहते हैं, यही अभी विजन आपके है। हाँ, कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे अभी वेंडर्स की बात करें तो 100 वेंडर्स तो अच्छे से एक्टिव हैं। टोटल वेंडर्स हमारे पास 500 के करीब है। एंड जो मैनेज करते हैं वो हम 5 से 6 लोग हैं जो उस प्लेटफॉर्म को मैनेज कर रहे हैं। हैं? अच्छा। तो 5 से 6 लोगों की आप टीम को आप कहाँ तक सोच रहे हैं कि अगले 1-2 साल में 5 से 6 की टीम 50 से 60 की टीम होने के आसार हैं कि अभी आप 5 से 6 में ही चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे? भगवान से तो यही उम्मीद है कि हो जाए इतना तो बढ़िया है। बढ़िया है जी, बिल्कुल सही है। कि इससे क्या होता है ना कि हम लोग जो बात करते हैं ना आत्मनिर्भर भारत की, हम्म। अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करने हम्म। की, एक होता है जॉब को पाने की, एक होता है कि आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर पा रहे हैं क्या हम्म। इसमें। अभी 5 से 6 लोगों का आप रोजगार देख रहे हैं, क्या पता भगवान ने चाहा और राधा रानी की कृपा रही तो जरूर हम लोग 50 से 60 एम्प्लॉयज भी रखेंगे उसमें, हम। 50 से 60 से 500 से 600 एम्प्लॉयज। तो इसी तरीके से कारवा चलता रहता है। लेकिन हम्म। जो कि अभी हमने आपने बताया कि भाई हाथ तो आपने अपने दोस्त का एक तोड़वा दिया, तो और कोई ऐसी कभी कोई घटना हुई है आपकी, मतलब कॉलेज लाइफ की थोड़ी सी बताइए कि मतलब आपकी कॉलेज लाइफ लोगों की बड़ी इंटरेस्टिंग रहती है। हाँ, अब आप कॉलेज लाइफ के साथ साथ आपने स्टार्टअप शुरू कर दिया, ठीक है, तो आपको टाइम मिला कॉलेज लाइफ एंजॉय करने का? कुछ आपके मजे रहे हैं कॉलेज लाइफ? कॉलेज लाइफ के मजे मजे तो रहते हैं, दोस्त नए दोस्त मिलते हैं। स्कूल के कुछ दोस्त थे वो पीछे छूट गए। कुछ से लगता था, कुछ दोस्त ऐसे थे जिनसे लगता था कि कांटेक्ट होते रहेंगे, अब उनसे शायद साल में 1-2 बार फोन कॉल पे बात होती है। कुछ तो ऐसे हैं जिनसे जिनके कांटेक्ट ही फोन में नहीं, गायब हो चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे हमें नए नए दोस्त मिले कॉलेज में। बट एक चीज़ थी जो अभी के एजुकेशन सिस्टम में हम देखें, अब बढ़िया है कि नहीं ये तो हम नहीं कह सकते। उनको आप अपनी बात हाँ कह हाँ, दीजिए, वो वो तो बता रहा हूँ बता हमारी रहा हूँ। ऑम्ब्रिक्स फैमिली डिसाइड करेगी क्या सही है क्या गलत है। आप अपनी जब से बात कहिए। कॉलेज में एडमिशन लिया है, जीवन का उद्देश्य ही 75% अटेंडेंस हो गया है। जी। तो इस पे आपके व्यूज क्या हैं? व्यूज ये है कि 75% अटेंडेंस अटेंडेंस ठीक है, लेकिन कुछ हमें कुछ अच्छा सीखने के लिए मिलना चाहिए। हम कॉलेज जा रहे हैं, अच्छी चीज़ है, लेकिन हमारा थोड़ा जो सिस्टम है एजुकेशन सिस्टम का, वो शायद आप भी एग्री करते होंगे कि वो थोड़ा सही नहीं है। थोड़ा उसमें सुधार होना चाहिए। उसके लिए हम ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि वो उतना हम भी एक्सपर्ट नहीं है जो हम, या तो हम बड़े प्रोफेसर्स हो जो हम सजेस्ट कर सके कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन मेरे लेकिन आप हाँ। जो भी कह रहे हैं वो मैं जानता हूँ कि आप जो भी कह रहे हैं ये एक आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू कह हम्म। रहे हैं।
आपका जो भी पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। तो उस पर्सनल एक्सपीरियंस में देखिए, मेरा जो मानना है 75% अटेंडेंस का, दैट इज वेरी वेरी मच मैंडेटरी। हम्म। देखिए, आपको जो एजुकेशन सिस्टम में जो चीज़ें चलती हैं, अगर आप इनकेस कहीं पे आप लगे हुए हैं, किसी और चीज़ में आप एसोसिएटेड हैं, आप किसी और चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, अपना कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं साथ ही साथ, हम्म। जैसे अपना स्टार्टअप कर रहे हैं, तो उसके लिए अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो आपको अटेंडेंस का रिलैक्सेशन मिल जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। सही। लेकिन अगर अगर आप 75% अटेंडेंस का क्राइटेरिया हटा ही दो तो डिसिप्लिन तो चला जाएगा ना। अब आप सोचिए, आपके यहाँ 5 से 6 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं और वो अपनी बिना मन मर्जी के अगर ना आए, कह दें ठीक है भैया हम नहीं आ रहे हैं, उस दिन के पैसे ना देना, तो क्या आपका काम चलेगा? नहीं नहीं नहीं, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि 75% क्राइटेरिया गलत है। गलत नहीं है, सही है। लेकिन जो हम टाइम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका हमें आउटकम मिलना चाहिए। एग्जैक्टली है और ना। वो आउटकम होना चाहिए हमारा, जो जॉब ओरिएंटेड बोलिए, या आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि हम्म। टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, हर एक सेकंड बदल रही है। सही बात। अगर आप साइबर सिक्योरिटी की बात करें, अगर आपने सोचा कि चलिए हमने एक एंटीवायरस बना लिया, कोई चीज़ बना ली, कोई साइबर थ्रेट से बचने के लिए अगर हमने कोई अपने सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया है, हम्म विद इन अनदर सेकेंड जो आपके हैकर्स होंगे, वो क्या पता नए एल्गोरिथम के संग आपके ऊपर साइबर अटैक कर रहे हैं। हम्म। है ना? तो क्या है, टेक्नोलॉजी चाहे वो साइबर सिक्योरिटी, एआई हम देख रहे हैं, पहले चैट जीपीटी, ओपन एआई आया, जेमिनाई हो गया, ग्रोक हो गया, ऐसे तमाम बहुत सारे, ब्लैक बॉक्स हो गया, आते जा रहे हैं, नए नए एआई एजेंट्स बनते जा रहे हैं, एआई मॉडल्स बनते जा रहे हैं। कुछ कुछ एआई एजेंट्स ऐसे बने हैं कि किसी को अगर अपने जॉब करना है, अपनी कंपनी बनाई कि उनको एक डिजिटल मार्केटिंग के लिए चाहिए एक बंदा, एक कॉपी राइटिंग के लिए चाहिए, एक सोशल मीडिया मैनेज करने के लिए चाहिए, तो देर आर एआई बॉट्स वो आपके लिए सारे काम कर रहे हैं। हाँ। आपको फिजिकली ह्यूमन लोगों की जरूरत ही नहीं है ना? हम्म तो देर आर एआई वर्किंग। तो मतलब मैं बात इस टेक्नोलॉजी की कर, अब सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी, जैसे आप बीटेक के स्टूडेंट हैं तो इसलिए मैं टेक्नोलॉजी की बात आपसे रिलेट करके ये सारी चीजें बोल रहा हूँ। तो जो हमारी जो गाइडलाइंस और जो बनी हुई हैं, जो यूजीसी के तहत जो बनी हुई है, एनईपी 2020 के जो गाइडलाइंस को जो फॉलो किया जा रहा है, दैट इज वेरी मच व्हाट आई कैन से इज अप्रिशिएबल, जिन्हें राइट। अप्रिशिएट करना चाहिए। हालांकि उसे देर हो गई आने में, हम्म। अगर इस जनरेशन की बात करें, थोड़ी देर हो गई उसको आने में। अगर वो एक जनरेशन पहले आ जाती तो शायद बहुत कुछ हम लोग, ये जो विकसित भारत 2047 की बात करते हैं, वो शायद आज हम लोग विकसित भारत में ही रह रहे थे। हाँ। बिकॉज एजुकेशन इज वन थिंग which can develop a family, which can develop a country, which can develop the whole universe. Without education, there is nothing. अभी हमारे पिछले पॉडकास्ट में जो बात हुई थी, जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा आपको, पिछले पॉडकास्ट में हमने बात करी थी एलएसडी की। एलएसडी अगर कोई सुने तो लगे कि कुछ हम्म। वो गलत चीज़ों में या बाकी चीज़ों थे, लेकिन वो जो हमारे गेस्ट आए थे ना, एलएसडी को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। उन्होंने बात करी थी एल फॉर लक्ष्मी, एस फॉर सरस्वती एंड डी फॉर दुर्गा। लक्ष्मी से आपको दुर्गा जी मिलेंगी, दुर्गा मतलब पावर, द एपिटोम ऑफ पावर। अगर आप बात करें लक्ष्मी की, द एपिटोम ऑफ मनी, वेल्थ, और सरस्वती द एपिटोम ऑफ नॉलेज, विजडम, एजुकेशन। आपको पैसों से पावर मिल सकती है, पावर से पैसे मिल सकते हैं, लेकिन पैसों से आपको सिर्फ एजुकेशन चाह नहीं मिलेगी। आप अगर महंगे से महंगे कोर्स में अपने आप को एनरोल करा लेंगे तो उससे आपको एजुकेशन नहीं मिल जाएगी जब तक आप उसे खुद से पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं। है ना? हम्म। पावर होगी तो आप किसी में कोई कोटा के साथ आप कहीं पे भी एडमिशन लेकर के किसी कॉलेज, किसी किसी भी देश में जाके अपना एडमिशन तो करा लेंगे, लेकिन जब तक पढ़ना नहीं चाहेंगे नहीं होगा। और वहीं अगर आपने नॉलेज गेन करी, वहीं अगर आपने चीज़ों को समझा, वहीं अगर आपने अपने स्किल्स को इम्प्रूव किया, देखिए स्किल्स को इम्प्रूव किया तभी वर्डप्रेस के थ्रू इन्होंने वेबसाइट बनाई। अभी हमने बात करी थी वीएफएक्स से, उन्होंने सीखा तभी इन्होंने बहुत सी यूट्यूबर्स के लिए वीएफएक्स बनाया। इन्होंने अपने स्किल्स को जनरेट किया, वेबसाइट को बनाना, चीज़ों को क्यूरेट करना, कैसे हम करें। जब आप अपने स्किल के ऊपर काम करेंगे ना, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएंगे, यू विल बी एबल टू अर्न। ये एक बहुत ही मजेदार बात मैं बता दूं, मेरे फादर ने मेरे से बात कही थी एक बार कि अगर आपके पास स्किल है तो आप कहीं पे भी चले जाओ, आप सर्वाइव कर लो। हम्म। जैसे एक डॉक्टर होता है, एक बाल काटने वाला भी इंसान होता है, उसके पास स्किल है बाल काटने का मालिक, तो वो कहीं पे किसी पेड़ के नीचे भी अगर अपनी दुकान लगा लेगा हम्म। तो उसके पास कुछ ना कुछ कस्टमर तो आएंगे ही आएंगे। बट अगर आपके पास स्किल नहीं होगी तो आप कहीं पे कुछ भी नहीं कर चले सकते। जाओ, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उस चीज़ को करना।
तो मैं ये चाहता हूँ कि जो बच्चे हैं वो समझें इस चीज़ में, सोशल मीडिया के थ्रू जो चाहते हैं, जो चैनल्स हैं, जो चीज़ें हैं सोशल मीडिया के थ्रू, अगर कुछ कुछ लोग हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत अपनी अर्निंग करना चाहते हैं, हाँ। दे आर लाइक कि दे वांट टू अर्न थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, उसके लिए चलो हम नहीं पढ़ रहे, हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे अर्न करेंगे, ये करेंगे। बट लेट मी टेल यू, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप कुछ टाइम के लिए अगर आपको हाइक मिल जाएगी किसी भी कंटेंट से, बट अनटिल एंड अनलेस आप एजुकेट नहीं होंगे, आपके अंदर वो स्किल सेट नहीं होगा, तो आप उसमें भी अपने आप को ग्रो नहीं कर सकते। बहुत से लोग हैं जो गेमिंग इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, हम्म। उसके लिए आपको स्किल सेट चाहिए। हाँ। ऐसा नहीं है कि अगर आपके अंदर स्किल्स है आप चाहे किसी भी फील्ड में चले जाओ, द स्किल्स आर मस्ट। और वो स्किल्स आती कैसे, वो स्किल्स आती हैं कंटिन्यूस प्रैक्टिस से, कंटिन्यूस डेडिकेशन के साथ। अगर वो डेडिकेशन नहीं दोगे तो वो शायद नहीं होगी वो चीज़ें, हम्म। है ना। तो वो डेडिकेशन लाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कभी आपके संग ऐसा हुआ यार मैं ये क्या कर रहा हूँ, सब जस्ट ऑल वेस्ट ऑफ टाइम, छोड़ो, कभी ऐसी फीलिंग है? अपनी जो आपकी जो जर्नी रही है, कभी एक बार को लगा यार ये सब मैं परेशान हो गया हूँ, मैं छोड़ दूंगा सब, अब नहीं, ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है? हाँ, ऐसा हुआ है जैसे कि कभी कभार हम कॉलेज, जैसे कॉलेज वगैरह में तो कब जैसे कि किसी दिन गए तो कॉलेज अटेंड किया एंड कभी कभार टीचर नहीं आए। कभी मैं टीचर्स का इशू नहीं मानता, समस्या है जो हमारी कंपनी बन जाती है, स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में तो वो टीचर्स को ठीक से पढ़ाने नहीं देते, एक क्लास का माहौल नहीं बन पाता। तो पूरे दिन कभी कुछ हो गया, कभी कूदम उनका कुछ बैक बेंचर्स वगैरह होते हैं, उनका मकसद ही ये होता है कि क्लास को डिस्टर्ब करना। तो पूरा लेक्चर ही तुम्हारा वेस्ट हो जाता है। तो सुबह गए तुम, शाम तक पूरे लेक्चर वगैरह तुमने मतलब कुछ गेन नहीं कर पाए। तुम सुबह से जाते हो 9 बजे, 2 बजे वापस आते हो, तो तुम्हारे 9 बजे से 2 बजे तक का जो टाइम है वो तुम्हें आने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ ये वेस्ट, ये मैंने क्या किया, पूरा वेस्ट हो गया। और ये कंटिन्यूसली कभी कई 2-3 दिन तक लगातार तो तुम्हें ये फील होने लगता है कि हम जा रहे हैं, कर क्या रहे हैं। तो ऐसा तो हुआ है। क्योंकि एक बात है ना, हाँ। आप इस चीज़ को बड़ी गहराई से समझने की कोशिश करिएगा, आप भी, आप सब लोग भी, कि अगर हम लोग किसी मार्केट में जाते हैं ना सब्जी लेने के लिए भी, तो हम इस चीज़ को बड़ा चेक कर लेते हैं, कोई कपड़े कोई भी शॉपिंग करते हैं, कि हम जितना जो मनी पे कर रहे हैं हमें उसके पूरे के पूरे पैसे वसूल होने चाहिए। मैं 1 रुपये एक्स्ट्रा पे नहीं करूँगा, वो भले ही सिर्फ आप 10 रुपये 20 रुपये की आप धनिया मिर्ची क्यों ना खरीद रहे हो, आप उस पर ध्यान देते हैं। हम्म। और ये मोस्टली सभी सभी के लिए ये बहुत ही रिलेटेबल बात होगी। लेकिन जब आप एजुकेशन चीज़ में आ रहे हैं जिसके थ्रू आपकी आगे की जनरेशंस हम्म। सुधर जाएंगी, आप सब्जी लेने जा रहे हो, आपका एक टाइम का खाना होगा, 2 टाइम का खाना होगा, एक दिन के लिए आपका वो होगा। बट अगर एजुकेशन जिससे आपकी पूरी जनरेशन चेंज हो सकती हैं, जनरेशन आपकी पूरी बदल सकती है, उसके लिए जब आप इतना पैसा लगाते हो, आप किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, यूनिवर्सिटी ने आपको रिसोर्सेज दिए, आपको क्लासेस दी, क्लासेस में आपके फैन लगे हुए हैं, टेबल है, चेयर है, बोर्ड है, फैकल्टी है जो आके पढ़ा रहा है। कोई भी फैकल्टी है वो स्टूडेंट से तो ज़्यादा नॉलेज होगी उसको। हाँ। अगर वो वहाँ तक पहुँचे उसके बाद एक्सपीरियंस होगा, सारी चीज़ें होंगी, सब कुछ है। लेकिन अगर आप वहाँ पे जा करके आप नहीं पढ़ना चाह रहे हो, उस चीज़ को गेन नहीं करना चाह रहे हो, तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा लॉस हम्म। है। ये बहुत बड़ा लॉस आपके लिए खुद के लिए है। अब मैं ये नहीं कहता कि आपको कॉलेज में जा रहे हो मस्ती मत करिए, कॉलेज में मस्ती करिए, सारी चीज़ें करिए, हर एक चीज़ को एक टाइमली स्लॉट के साथ डिवाइड करते हुए इन चीज़ों को आगे लेकर के जाइए, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर रहता है। बाकी मैं अपनी सोच किसी के ऊपर नहीं मढ़ना चाहता हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ वही हर कोई सोचे। हर कोई इंडिपेंडेंटली अपने आप को सोच सकता है, अब मेरे से अच्छा भी सोच सकता है। लेकिन बस एक पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैं बता रहा हूँ, जो मैंने महसूस किया, हाँ। कि अगर आप जा रहे हो कहीं पे, आप इतना टाइम दे रहे हो, इतना वैल्यू दे रहे हो, इतने पैसे आपके जो पेरेंट्स वहाँ पे पे कर रहे हैं, तो उस चीज़ को जब हमें रिटेक करना हो ना, उसे ग्रास्प करना हो, तो एजुकेशन को ग्रास्प करना बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के थ्रू। क्योंकि डेफिनेटली हम्म। अपार्ट फ्रॉम स्टडीज, अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स, ऐसी मतलब कौन सी स्किल है जिसकी वजह से आज आप यहाँ पे बैठे आ, मैंने स्किल्स, मैंने कभी ये नहीं देखा कि मैं बीटेक फील्ड से हूँ तो मुझे सिर्फ ये कोडिंग कोडिंग ही देखनी है। मैंने बाकी अपने स्किल सेट पे ही फोकस किया, जैसे कि क्योंकि कोई भी स्किल कभी भी काम आ सकती है। जैसे मैं ग्राफिक्स डिजाइनिंग मुझे आती है, तो मुझे वीएफएक्स आती है। तो ये मुझे इंडिपेंडेंट बनाता है कि मैं एक स्टार्टअप को कोई बिना किसी टीम के हैंडल कर सकूँ कुछ टाइम तक। मतलब ऐसे तो नहीं कि बिना टीम के तुम कोई भी चला लोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है।
क्योंकि तुम अकेले लेकिन हाँ, अगर मुझे फोटोशॉप नहीं आता या मुझे कोई और सॉफ्टवेयर चलाना नहीं आता, तो क्या मैं अपनी वेबसाइट है या कंपनी है कोई, तो उसके लिए मैं ऐड बना सकता हूँ? नहीं बना सकता। वीडियो एडिटिंग नहीं आती, नहीं बना सकता। तो आपके हिसाब से फेसबुक एड्स ज्यादा अच्छे हैं कि गूगल एड्स? अ, दोनों है अगर अगर। किसी को अपना हाँ, बिजनेस प्रमोट करना है तो उसे फेसबुक एड्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, गूगल एड्स पे? एक तो आप गूगल एड्स अगर गूगल सर्च के लिए यूज़ करें तो बहुत बेटर। लेकिन प्रमोशन का एक सबसे अच्छा तरीका अभी जो निकल के आया है वो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। उससे आप कम प्राइस में ज़्यादा ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। अगर आप प्रमोशन ही कराना चाहते हैं तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सबसे चीप है। आप ऐड यूज़ कीजिए, लेकिन एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत सही है क्योंकि आपको वो चीप पड़ती है। अगर आपको गूगल सर्च से चाहिए तो आप गूगल एड्स यूज़ कीजिए। ठीक। अगर आपकी ऑडियंस ऐसी है जो गूगल पे सर्च करती है तो उसके लिए गूगल एड्स बढ़िया है। जो वेबसाइट वगैरह विजिट करती है उसके लिए गूगल एड्स बढ़िया है। अगर आपको जो आपका बिजनेस है वो ऐसा है कि आपको ऐसी ऑडियंस टारगेट करनी है, जैसे कि आपके एक क्लोथिंग ब्रांड हो गया, क्लॉथिंग ब्रांड के लिए आप इंस्टाग्राम का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उस पर इन्फ्लुएंसर भी मिल जाएंगे आपको, एंड फेसबुक ऐड भी चला सकते हैं क्योंकि वो ऐसी आजकल जो ऑडियंस है वो हमारे इन्हीं जो सोशल मीडिया है इंस्टाग्राम वगैरह पे ज़्यादा ही। अगर आप किसी किसी का वॉच वो देखो ना, जो वेलबिंग में हम जाके देखते हैं कितना टाइम स्पेंड किया, तो एक एक पर्सन 3 3 4 4 घंटे चला रहा है इंस्टाग्राम, तो ऐड तो दिखेगा ही ना। या हो सकता है आपने जिस इन्फ्लुएंसर से प्रमोशन कराया वो उससे होते तो आप। चलिए, हाँ। वो सब तो आपकी बात ठीक है, मैं समझ पाया कि अगर आपका जिस रिलेटेड आपका बिजनेस है तो ध्यान दीजिए। तो फिर भी मतलब मैं एक जस्ट सीधा 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 शॉर्ट क्वेश्चन पूछ रहा हम्म। हूँ, फेसबुक ऐड और गूगल ऐड, वन ऐड, कौन सा आप कौन सा चूज करेंगे? और फेसबुक एड्स। फेसबुक एड्स, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 2021 में आपने शुरू किया अपनी 2022 जर्नी, में, 2022 में। 2022 में हाँ। आपने अपनी जर्नी शुरू करी, तब एक लैपटॉप के साथ आपने अपनी जर्नी शुरू कर दी। हम्म। लेकिन आज के टाइम पे अगर हम 2025 में बैठे तो 2025 में वो वही काम स्टार्ट करना कितना मुश्किल है? और अगर कोई यंग बर्ड, अगर कोई है, कोई यंग स्टूडेंट है जो अपना बिजनेस, अपना एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट करना चाहता है, तो आप उसे दो तीन ऐसे कौन से बिजनेस आइडियाज हैं जो आप उसे अभी बताना चाहेंगे, वो जो कि अभी वो शुरू करे तो अर्ली रेवेन्यू जनरेट करना वो शुरू कर देगा, इंडिपेंडेंट होना वो शुरू कर हाँ, देगा? सबसे बेस्ट है हमारा गूगल, सॉरी, ई कॉमर्स। हम्म। आप मीशो पे सेल कर सकते हैं, आप फ्लिपकार्ट पे सेल कर सकते हैं, अमेजोन पे सेल कर सकते हैं, आपके पास अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं। पर कैसे इसमें ड्रॉप शिपिंग जो होता है, क्या हाँ, ये वही ड्रॉप्स। है? नहीं, ई ड्रॉप। कॉमर्स पे कैसे, मतलब कि मान लीजिए मुझे ई कॉमर्स पे सेल कर, हम्म। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं आज से, मैंने आपकी बात सुनी, आपने मुझसे बोला ई कॉमर्स पे सेल करना चाहिए, मैं हम्म। चाहता हूँ ई कॉमर्स पे सेल करना, मुझे सबसे पहला स्टेप क्या लेना ई कॉमर्स डिपेंड करता है आप कहाँ सेल करना चाहते है? हैं। अगर आपको अपने स्टेट में सेल करना है, आप मुझे सजेस्ट करिए मैं कहाँ क्या सेल करूँ। सबसे पहले आप अगर सेल अच्छा करना है तो आप ऑल ओवर इंडिया सेल कीजिए क्योंकि आपको कस्टमर्स ज़्यादा मिलेंगे। एंड आप अमेजोन एंड मीशो फ्लिपकार्ट किसी पे भी सेल कर सकते हो, आप तीनों पे एक साथ जाइए, हम्म। कोई दिक्कत नहीं है तो तीनों पे क्योंकि एक रिसोर्स। साथ जाने के हाँ। लिए सबसे पहले मुझे अपनी कंपनी रजिस्टर करानी नहीं पड़ेगी? नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। कुछ ज़रूरत नहीं है, आपको जीएसटी नंबर चाहिए खाली। सिर्फ मुझे जीएसटी नंबर हाँ, चाहिए? तो अगर मुझे आप जीएसटी नंबर कैसे मिलेगा? आप एडवोकेट से रजिस्टर करा सकते हैं, आप खुद से रजिस्टर कराएंगे आपको डिफिकल्टीज आएंगी, तो आप एक मतलब एक कोई लीगल एडवाइजर लेकर हाँ के, आप। आप किसी लीगल एडवाइजर के हाँ, पास 1000 से 1500 रुपये में आपका जीएसटी रजिस्टर हो जाता है। अच्छा, 1000 में 1500 में जीएसटी हाँ रजिस्टर हाँ होगा जो हाँ। ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया के लिए हाँ रहेगा? हाँ हाँ। क्योंकि अगर हम लोग जीएसटी रजिस्टर नहीं कराएंगे तो आई गेस हम लोग पैन इंडिया डिलीवरीज नहीं कर सकते। नहीं, जो ई कॉम आप पैन इंडिया तो नहीं कर सकते, आप अपना खुद का ब्रांड चला रहे हैं तो कर सकते हैं आप। इंस्टाग्राम से अपने जो ऑर्डर है उन्हें रिसीव कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। आपको जैसे आप सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप सिप रॉकेट का यूज़ कर सकते हैं, वो आपको मल्टीपल जो कोरियर पार्टनर है वो प्रोवाइड कराता है, वहाँ से आप सिप कर सकते हैं। तो ठीक है, मैंने कि अपना एक जीएसटी नंबर ले लिया, हाँ। मैंने 1000 1500 रुपये उसमें लगा दिए और मैंने अपना जीएसटी नंबर ले लिया, अब ठीक। इसके बाद आप अमेजोन पर रजिस्टर कीजिए। अमेजोन पे मैंने अपने आप को रजिस्टर एज अ हाँ, एज ए सेलर, सेलर रजिस्टर एज अ कर दिए। सेलर मैंने हाँ। रजिस्टर कर दिया। अब आप सबसे अब पहले। मैंने हाँ। प्रोडक्ट नीश उठाना पड़ेगा। हाँ, पहले आप निश चूज कीजिए तो आपको क्या। प्रोडक्ट नीश कैसे, इस वक्त कौन सा ट्रेंडिंग प्रोडक्ट नीश है जो चूज करना चाहिए, और अगर हमें चूज करने से पहले क्या रिसर्च करना चाहिए, मतलब हमारा वो रिसर्च एनालिसिस कैसा होना चाहिए? रिसर्च एनालिसिस आप सबसे पहले
आपको मार्केट में देखना है कि आप पहले अपने आप पे फोकस कीजिए, अपने और पास देखिए कि हम क्या चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं। अगर आप एंड प्लेटफॉर्म डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्लेटफॉर्म पे सेल करना चाहते हैं। अगर आप मीशो पे जाएंगे तो आप मोस्टली देखें वहाँ पे क्या मिलता है, हाउस होल्ड का सामान मिलता है एंड क्लोथिंग वगैरह मिलती है, जो चीप चीप क्लोथिंग हम कह सकते हैं, वो हमें मीशो पे मिल जाती है। आपका अगर आपका प्रोडक्ट थोड़ा चीप क्वालिटी का है, या क्योंकि ब्रांडेड चीज़ आप मीशो पे कोई जो यूजर्स आते हैं वो इसी इंटेंशन से आते हैं कि हमें सस्ता चाहिए, एंड आपका अच्छा प्रोडक्ट है तो आप अमेजोन फ्लिपकार्ट पे सेल कर सकते हैं। तो आप कोई पहले तो कोई अच्छा प्रोडक्ट चूज़ कीजिए, आपका क्लॉथिंग हो सकता है, एंड आप हाउस होल्ड का सामान भी सेल कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ आप सिलेक्ट कीजिए पहले, उसी के अकॉर्डिंग आप जीएसटी रजिस्टर कराइए कि हमें ये प्रोडक्ट सेल करने हैं। आप रजिस्टर कराने के बाद आप अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए, अमेजोन फ्लिपकार्ट दोनों पे या आप मीशो तीनों पे क्रिएट कर लीजिए। चलिए, मैंने वहाँ पे अपना सपोज करते हैं, जस्ट हाँ। फॉर सपोज करते हैं, मैंने मीशो पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया। यस। ठीक है, मैंने अकाउंट क्रिएट लिया। कोई जो यूजर होगा हाँ। वो मीशो पे गया, उसको अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं क्रॉकरी जो है, या तो फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि मैं कोई भी टी शर्ट हाँ। बेच रहा हूँ। ठीक है, मैं टी शर्ट की मैं सेलिंग कर रहा हूँ। तो उसके बाद क्या कहते हैं कि कोई यूजर गया, उसको टी शर्ट बाय करने के लिए, उसने मेरा प्रोडक्ट वहां पे देखा, हम्म। क्योंकि प्रोडक्ट तो लिस्ट करना होगा। तो मैंने प्रोडक्ट लिस्ट, उसको मेरा प्रोडक्ट पसंद आ गया, उसने वहां से ऑर्डर प्लेस कर दिया। हाँ। तो अब मेरी जर्नी शुरू होती है कि मैं उस प्रोडक्ट को वहां से फेच करके लाऊं, हम्म। कि मैंने कहाँ से, क्योंकि अब तो वो जिम्मेदारी मेरी हो गई। हम्म। वो आपका मीशो वैसे ही प्लेटफॉर्म हो गया कि अब जितनी भी सारी चीजें हैं, हम्म। कुछ भी आपको जो बाय करना है, कुछ भी करना है, वो मुझे बताएगा। मैं उसका वेंडर हो गया, हम्म। और फिर मैंने अपने वेंडर से, अगर मेरे घर में सामान है मैंने लिया, हम्म। उसको डिलीवरी पार्टनर्स हैं, वो मीशो ही मुझे प्रोवाइड करा करके देगा। हाँ हाँ। जैसे ही आप अपना ऑर्डर एक्सेप्ट करते हैं, आपके पास ऑर्डर रिसीव होते ही मीशो में वहाँ पे दिखा देते हैं आपको एक्सेप्ट करना है। अगर आपके पास स्टॉक है तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए, अदरवाइज आप कैंसिल कर सकते हैं, ऑप्शन होता है आपके पास। तो एंड जैसे कि हाँ। अभी दिवाली का टाइम आ रहा है, तो बहुत से घरों में दिए और कैंडल्स का डिमांड बढ़ेगा, हाँ। है ना? तो अगर जो लोग, कुछ लोग जो घर पे आर्टिफैक्ट्स बनाए और अपने छोटे छोटे दिया को कलर करके हम्म। बनाए, या उसमें कुछ पेंटिंग करके बनाए, तो उससे क्या है कि वो लोग अपना ऐसा बिजनेस अपना मीशो पे शुरू कर सकते हाँ, शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसमें सबसे जैसे दिया वगैरह हो गया तो उसके टूटने के चांसेस भी रहते हैं, क्योंकि जो सबसे बड़ी गलती है, या उसे जो कुरियर कंपनीज हैं उन्हें ध्यान देना चाहिए, जिससे सेलर्स को नुकसान होता है। कभी कभी जो कुरियर बॉय होते हैं वो वहाँ पे क्या करते हैं कि प्रोडक्ट को ऐसे फेंक देते हैं, मतलब उतना केयरफुली नहीं रखते क्योंकि उनके पास बर्डन बहुत ज़्यादा होता है। एंड अगर सामान टूट जाता है तो फेक पार्सल कस्टमर के पास लेके चले जाते हैं, या पैकेजिंग ओपन ओपन कर ली उस तो क्या करते हैं, कस्टमर के पास टूटा हुआ सामान पहुंचेगा या इनकम्प्लीट सामान पहुंचेगा तो रिटर्न करेगा। तो उसका जो भी भेजने का प्लस रिटर्न करने का पैसा होता है वो सेलर को पे करना पड़ता है, तो उससे सेलर को नुकसान होता है। तो इस चीज़ के लिए जो कुरियर कंपनीज हैं उन्हें फोकस करने की ज़रूरत है थोड़ा, जो उनकी ग्राउंड लेवल पे टीम होती है उसके ऊपर थोड़ा फोकस करें, तो ये जो इंडस्ट्री है ई कॉमर्स ये और ग्रोथ कर सकती है, एंड जो सेलर्स हैं उन्हें और मोटिवेशन मिलेगा। मतलब ये आप एक गैप की बात बता रहे हैं। क्या हम्म। हुआ कि मान ली कोरियर वालों ने अगर मान लो मिस हैंडलिंग करी प्रोडक्ट की, हाँ। और उनसे गलती से टूट गया, उन्हें समझ में आ गया, क्योंकि क्या होता है, जो इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे लिखा होता है हम्म। फ्रेजाइल, हैंडल विद केयर। तो हम्म। उनको उसी तरीके से हम लोग ट्रीट करते हैं, मतलब हम्म। क्योंकि मैंने भी अगर ऑर्डर्स मंगाए, अगर कोई भी वैसा कांच से रिलेटेड या कोई वैसा आइटम होता है, तो उसके बाद पैकेजिंग पे रहता है, फ्रेजाइल रहता है, हाँ। हैंडल विद केयर करके वैसी पैकेजिंग हाँ। आती है, जो जिसका ख्याल, खास ख्याल रखना चाहिए जो कोरियर वाले। बट अगर उनसे कुछ गलती हुई है, सो व्हाट दे विल डू कि वो थोड़ा ओपन या वैसे पैकेज करके थोड़ा सा उसको और डिफेक्ट करके कस्टमर को दे देंगे, सो दैट कस्टमर उसको रिटर्न करे। और वंस द कस्टमर रिटर्न से, तो उसका जो भी खर्चा जो कुछ भी हुआ है, वो जो सेलर था उसे पे करना पड़ेगा, वो जो बीच में जो डिलीवरी पार्टनर है उसके ऊपर उस पैसे का बर्डन नहीं हाँ। होगा। और हाँ। अगर गलती, अगर ऐसा नहीं करता, अगर वो कोरियर वाले से ही गलती हुई, अगर उस चीज पे एक्सेप्ट कर लेता, तो फिर सेलर को लॉस नहीं होता, फिर वो डिलीवरी पार्टनर को लॉस हम्म। होता। तो उस केस में क्या होता है, आपका जो प्रोडक्ट है वो लॉस्ट दिखा दिया जाता है, एंड आपके जो भी अमाउंट है वो रिफंड कर दिया जाता है। लेकिन इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपनी पैकेजिंग पे फोकस कर सकते हैं। आपका प्रोडक्ट अगर ऐसा है जो डैमेज हो सकता है तो आप उसकी पैकेजिंग पे फोकस कीजिए, जो डैमेज हो ही ना। अगर प्रोडक्ट डैमेज होगा नहीं, सही से कस्टमर के पास डिलीवर होगा तो आपके रिटर्न आएंगे ही नहीं।
तो सबसे पहले जो ज़रूरत है हमें वो पैकेजिंग पे फोकस करने के लिए, ऐसे नहीं कि आपने पैक कर दिया और भेज दिया, नहीं, उस पे ये आपको कंफर्म करना है कि ये प्रोडक्ट डैमेज ना हो ड्यूरिंग द होल ट्रेवलेशन, पूरा जो ट्रेव आपको क्या हाँ। लगता है अभी तक का आपके हिसाब से सबसे बढ़िया आपको डिलीवरी पार्टनर कौन सा है, जो आप कहोगे कि हाँ इस डिलीवरी पार्टनर पे तो मुझे भरोसा है? एक वो नाम बताइए, एक ऐसा नाम बताइए कि नहीं इससे तो मैं कभी नहीं भेजूंगा अपना product। जो अगर आप डिलीवरी पार्टनर की बात करते हैं तो अमेजोन पे तो आपके पास ऑप्शन है कि आप थर्ड पार्टी डिलीवरी कोरियर पार्टनर चुन सकते हैं, लेकिन आपको मीशो पे ये ऑप्शन नहीं मिलता है। मीशो आपको खुद एक कोरियर पार्टनर वहाँ पे जैसे आप नहीं, मैं एक्सेप्ट। आपकी हाँ प्रेफरेंस पूछ रहा हूँ वैसे अलग हाँ। हटके। तो उसके अगर वो डिपेंड करता है आपका कोरियर कैसा है। सबसे जो मैं भेजता हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ एक्सपीरियंस, तो मुझे बेटर लगता है अमेजोन शिपिंग। अमेजोन शिपिंग। हाँ, वो क्यों? क्योंकि वो चीप है। जो हमारे और भी जैसे आपका डिलीवरी हो गया, डिलीवरी अच्छा है लेकिन वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। एंड जो अमेजोन शिपिंग है वो थोड़ा सा उससे चीप है। अगर मैं जैसे अगर कोई ऑर्डर कस्टमर ऑर्डर करता है कैश ऑन डिलीवरी में, तो जो डिलीवरी है वो सभी चार्जेस जोड़ के अप्रोक्सीमेटली 50 रुपये तो कैश ऑन डिलीवरी का चार्ज करता है। अगर कोई कस्टमर आता है कैश ऑन डिलीवरी में ऑर्डर प्लेस करेगा तो 50 रुपये तो उसके एक्स्ट्रा हो गए, ठीक है। वहीं आपका जो अमेजोन है आपको वो 30 से 35 रुपये चार्ज करता है, तो एक तो यहाँ पे कॉस्ट घट जाती है। तो इसलिए मुझे अमेजोन शिपिंग थोड़ा सा बेटर लगता है। तो आपका जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, इन्हें आप ई लर्निंग से हटा करके इन बाकी एज अ मेजर जो प्लेयर्स हैं ई कॉमर्स के, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, इस तरफ भी लेकर के आने लाने को सोच रहे हैं आगे नहीं इन नहीं नहीं फ्यूचर? नहीं नहीं, इसकी तरफ मेरा अभी कोई इंटेंशन नहीं है वहाँ पे आने का, क्योंकि मैं मोस्टली एजुकेशन पे ही फोकस करना चाहता हूँ। हो सकता है हम इन फ्यूचर इसे आईटी से और जोड़ने की कोशिश करेंगे, जैसे कि आपके लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स वगैरह हो गया, तो हम कोलैब करने की कोशिश करेंगे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह होते हैं। तो रोहित, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये ऑमरिक स्टूडियो जो हमारा जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग अपनी ये जो फैमिली, ऑमरिक्स फैमिली, हम लोग हम्म, यहाँ पे क्या करते हैं, साथ में सीखते हैं हम्म, और साथ ही साथ एक दूसरे से इंस्पायर होते हैं। हम्म। तो आप यहाँ पे आए, आपको ये प्लेटफॉर्म कैसा लग रहा है कि आपके इस प्लेटफॉर्म के लिए आपके क्या व्यूज हैं? देखिए, सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि आप ग्राउंड रियलिटी पे काम कर रहे हैं। आप ये नहीं जा रहे कि जो पहले से सक्सेस हो चुके हैं उनकी बात कर रहे हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उसकी बात कर रहे हैं, आप रियलिटी पे वर्क कर रहे हैं। जैसे हमारा एक स्टार्टअप है, आपके जरिए हम ऑडियंस तक, आपकी जो ऑडियंस है वहाँ तक पहुँचा पाए, ऑमरेक्स फैमिली तक पहुँचा पाए। तो हो सकता है हमारी जो ऑडियंस है उनमें हमारी बातों से कुछ आइडिया आ जाए, तो वो एक जॉब से हटके एक स्टार्टअप की ओर फोकस कर सके, जिससे क्या है हम जॉब सीकर नहीं, जॉब गिवर्स बन जाएंगे। एक अपॉर्चुनिटी हाँ। वाले एक ऑरा क्रिएट हो जाता है यहाँ पे। ऐसा नहीं है, हो सकता है कि आपकी बात सुन के आपके बिजनेस के लिए, आपके स्टार्टअप के लिए हमारी फैमिली में से कोई हो जो आपको कुछ अच्छा गाइड कर सके। हम्म, ये विन विन सिचुएशन होती है हमारी फैमिली, क्योंकि आप भी हमारी फैमिली के हाँ। मेंबर हो गए। तो हमारा क्या है कि हम लोग जो कुछ भी करेंगे वो हम अपनी फैमिली को साथ में लेकर के चलना है हमें। जो हमें देख रहे हैं, जो हमारे साथ आके यहाँ पे बातें कर रहे हैं, मैं आपसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ। हम्म, आप हो सकते हैं हमारी और फैमिली के और किसी सदस्य से आप यहाँ पे कुछ हाँ सीखें, जी बिल्कुल। है ना? क्योंकि क्या है कि अ स्टूडेंट नेवर स्टॉप्स लर्निंग। हमें अगर हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, तभी हम लोग आगे लाइफ में हम्म, बढ़ पाते हैं। और ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है ये इसी के लिए डेडिकेटेड भी है कि हम लोग जो ग्राउंड रियलिटी की जो बातें होती है ना, वो बड़े बड़े सपने तो सब देखते हैं, आंखें खोल के जो हमें जमीन पे जो मेहनत करनी है, जो हमें ग्राउंड रियलिटी पे काम करना है, उसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और उसको लेकर के हम चीज़ों को अपनी सही करेंगे। तो अमरिक्स फैमिली, आज रोहित के साथ हमने जो बातें करी उसमें हमने बहुत ही सिंपल सी चीज़ सीखी, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट। और पता है वो इम्पोर्टेंट बात क्या है? वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि बीइंग अ स्टूडेंट, आपकी लाइफ सिर्फ और सिर्फ अटेंडेंस, मार्क्स, क्लासेस, एग्जाम्स यहीं तक सीमित नहीं है। ये एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए अपने सपने देखने की, और साथ ही साथ उन सपनों को साकार करने की। क्योंकि ग्राउंड रियलिटी पे तो बात यही होती है कि आपको देखो मैनेज तो सब करना होता है। अगर कोई ये बात कहे आपसे कि मैं कुछ छोड़ करके सिर्फ एक ही जगह ध्यान दूं, तो वो नहीं है। क्योंकि ये लाइफ है, इस लाइफ में हमें अपने रोल्स तो प्ले करने ही पड़ेंगे। और रोहित से हमने वही सीखा कि बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ बीटेक स्टूडेंट, उन्होंने कैसे अपने बिजनेस को स्टार्ट किया और आज उसको नई ऊंचाइयों पर लेकर के जा रहे हैं। ये ऑमरिक्स जो हमारी फैमिली है, ये फैमिली में ऐसे ये सारे एपिसोड्स जो हम लोग करते हैं, ये एक नई रोशनी का काम करते हैं। ये हम एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं और हमारे जितने भी गेस्ट आते हैं वो हमारे लिए एक नए अपॉर्चुनिटी का दरवाज़ा खोलते हैं। मेरी ये
ऑमरिक्स फैमिली, ये आप हमारे लिए सिर्फ एक ऑडियंस नहीं, आप हमारी एक फैमिली। हम साथ मिल करके इस ऑमरिक्स स्टूडियोज के को क्रिएटर्स, जहाँ पर मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं कैसे अपनी फैमिली को इंस्पायर कर सकूँ, मैं कैसे अपनी फैमिली से कुछ सीख सकूँ, और मैं कैसे अपनी फैमिली को कुछ डिलीवर कर सकूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी एक फैमिली की तरह अपने किसी भी एक दोस्त को इस वीडियो को शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको आज के एपिसोड में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। ये भी कमेंट करिए कि आप किस आइडिया को लेकर के अपना बिजनेस बनाना चाहते हैं, और ये भी कमेंट करिए कि आगे आप किस तरीके के एपिसोड्स लाना चाहते हैं। देखिए, एक बहुत ही फेमस एंटरप्रेन्योर ने कहा है कि आपका अगर स्टार्टअप शुरुआत में स्क्रैपी नहीं लग रहा है ना, तो वो एक अच्छा स्टार्टअप है। इसका मतलब ये है कि आप कोई भी स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं तो उसकी अगर शुरुआत अच्छी नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, मैं नहीं होने दीजिए। आप स्टूपिड दिख रहे हैं, कोई बात नहीं, दिखिए, स्टूपिड दिखिए, लेकिन अगर आप ये चीज़ शुरुआत करेंगे तभी आप धीरे धीरे करके अपनी गलतियों को सुधारेंगे, अपनी इम्प्रूवमेंट्स करेंगे और चीज़ों को आगे लेकर के जाएंगे। क्योंकि जो लोग कल शुरू करते हैं ना, वो कभी आगे नहीं निकल पाते। तो शुरू अभी से करें। जुड़े रहिए हमारे साथ फॉर लर्निंग मोर, फॉर ग्रोइंग मोर, because Omric Studios, for the youth, by the youth, and of the youth. Signing off, Yash Srivastav. Take care. Goodbye.